अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास एक्सटेंशन है। आपके पास चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स का और बायोएनर्जेटिक्स में स्पेसिफिकली फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस का एक्सटेंशन है। अगर हम बात करते हैं फोटोसाइंथेसिस के, तो फोटोसाइंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, वो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या शुगर का मॉलिक्यूल। ठीक है, वो आपके पास फोटोसाइंथेसिस हमने जो है पिछले दो लेक्चर्स में क्या डिस्कस किया, हमने रोल डिस्कस किए डिफरेंट कंपोनेंट्स के इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस। हमने लाइट का रोल डिस्कस किया, हमने पिगमेंट्स का रोल डिस्कस किया, हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, फिर हमने रोल डिस्कस किया कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, स्पेसिफिक वेवलेंथ का रोल डिस्कस किया, किस स्पेसिफिक वेवलेंथ पे आपके पास फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस मैक्सिमम होता है। स्पेसिफिकली वो हमने एब्जॉर्प्शन नहीं एक्शन स्पेक्ट्रम से पता चल किया। आप लोग एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम में मत कंफ्यूज हो। एक्शन स्पेक्ट्रम में सिर्फ हमने क्या मेजर किया, हमने एक्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट का जो है क्या किया, फोटोसाइंथेटिक पिगमेंट की एब्जॉर्प्शन से हमने उनको रिलेशन किया। लेकिन हमने जो है एक्शन स्पेक्ट्रम में फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस को डायरेक्ट रिलेट किया विद द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। तो ये आपके पास आया जो आज तक हमने पढ़ा, जो मतलब हमने पिछले लेक्चर्स तक में पढ़ा। तो अब जो हमने नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करनी है कि हमारे पास जो एटीपी की जनरेशन है वो किस तरह होती है। और ये जो है जो स्टेप है, यानी हमारे पास जो ग्लूकोज हमने बोला कि हमारे पास ग्लूकोज बनता है, वो कैसे बनता है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास इसमें दो रिएक्शंस बेसिकली होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि जो है इनके जो बेसिक प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं। मतलब एक अगर किसी का जो प्रोडक्ट है वो आपको केल्विन साइकिल में चाहिए, मतलब, और केल्विन साइकिल का प्रोडक्ट आपको लाइट रिएक्शन में चाहिए। अगर लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन हमारे पास ऐसी रिएक्शन है जो आपके पास थाइलाकॉइड्स ऑफ ग्रेना में होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए वजह से इनका नाम लाइट रिएक्शन रखा गया। हम लाइट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, हम जो है उसमें स्पेसिफिकली साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि कंपैरिजन क्या है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। ठीक है, सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स मैं आपको बताती हूँ हर लेक्चर से पहले कि हम आइदर अगर आप ये लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको क्या क्या होगा, या आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स आपके बुक के कवर करेंगे। हम करेंगे सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे लाइट रिएक्शन का। ठीक, कि लाइट रिएक्शन हमारे पास क्या है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में स्पेसिफिकली हम लोग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, अगर हम चलते हैं सबसे पहले लाइट रिएक्शन की तरफ, ऐसा रिएक्शन, ऐसा फोटोसाइंथेसिस में स्टेप जो आपके पास लाइट डिपेंडेंट है, अगर लाइट की प्रेजेंस नहीं है तो वह आपके पास रिएक्शन नहीं होगा, और जो है आपके पास जो है जो आपके पास एटीपी जनरेशन वो आपके पास नहीं होगी। तो खैर नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, वो लाइट रिएक्शन की तरफ, कि हमारे पास लाइट रिएक्शन, मैंने जैसे आपको बताया लाइट रिएक्शन हमारे पास कहाँ होता है, थाइलाकॉइड ऑफ ग्रेना, ठीक है, और ये आपके पास कहाँ होते हैं, सारे स्ट्रक्चर से आपके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और मैंने कहा ये लाइट डिपेंडेंट है, मतलब लाइट जो है इस रिएक्शन को ड्राइव करेगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब जो है हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कि ये रिएक्शन जो है फॉस्फोरिलेशन आपके पास यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, तो आप इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। और अगर इसमें बात की जाए, हमारे पास जो है दो किस्म की होती है, एक होती है हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करें तो ये हमारे पास जो है इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती एज कम्पेयर टू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और इसमें इतने ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं होते हैं, और इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होगा। अगर साइक्लिक की बात करें आपके पास सिर्फ एटीपी जनरेट होगा, जबकि हम नॉन
साइक्लिक की बात करें, हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एज वेल एज एटीपी का मॉलिक्यूल और हमारे पास NADPH इन्वॉल्व होगा। ये NADPH और ATP आपके पास कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, ये आपके पास जो है यूजुअली कैल्विन साइकिल जो कि हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसको भी हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर्स में हम इसी कैल्विन साइकिल को भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि आपको मैं बताऊंगी कि एटीपी हमारे पास कहाँ कहाँ जनरेट होता है। सबसे पहले अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में डिस्क्राइब करूं, हमारे पास दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं उसको डिस्कस करूंगी और वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स वे भी है, मैं ज़्यादा भी कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। और जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शंस आपके पास फोटो सिस्टम 2 में होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि फोटो सिस्टम 2 क्यों पहले हम डिस्कस करें, हमें फोटो सिस्टम 1 डिस्कस करना चाहिए क्योंकि 1 पहले आता है 2 बाद में। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो, फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे जो है इन जो है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरेशन में यूज होता है और स्पेसिफिकली यही हमारे पास इंपॉर्टेंट फोटो सिस्टम भी होता है इन प्रोसेस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अगर बात की जाए, यहाँ पे आपको एक फोटो सिस्टम दिखा रहे हैं, फोटो सिस्टम P680, ठीक है। P680 आपको पता है हमारे पास कौन सा होता है, फोटो सिस्टम 2 होता है। सबसे पहले जो है लाइट आती है इस पे, सही है, फॉल करती है। लाइट जैसे फॉल करती है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है, यूजुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है, उनको हायर एनर्जी स्टेट की तरफ लेके जाती है। ये आपने यूजुअली पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है। आपने जो है इसको एनर्जी, एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड की किन के मॉलिक्यूल्स को, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो आपके पास किस में, फोटो सिस्टम 1 में एग्जिस्ट करते हैं। और जो है उनने क्या किया, सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स ने सारी जो हमारे पास एनर्जी है वो ट्रांसफर करती रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए पर, और क्लोरोफिल ए ने जो है इंटर्न वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है और इलेक्ट्रॉन्स को आगे लेके जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को इसने एक्साइट किया और इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी की स्टेट के पास आ गया। अब हायर एनर्जी की स्टेट के पास आया, अब इसको जो है स्टेबल होने के लिए वापस अपनी जो है स्टेट में आना पड़ता है, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाता, ये वापस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के बाद नहीं जाता, ये आपके पास आ जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास फाइटिन, ठीक है। ये आपके पास आ गए, ठीक है, उनके पास चला जाता है, ठीक है। फियोफाइटिन के पास जाता है और फियोफाइटिन उसको इंटर्न प्लास्टोक्विनोन के पास ले जाता है, वो भी आपके पास एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप याद रखें। फियोफाइटिन क्या करता है, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के काम पे करता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अपने पास लेता है और उसको किस पास ट्रांसफर कर देता है, प्लास्टोक्विनोन के पास। जब वो प्लास्टोक्विनोन के पास करता है, फिर प्लास्टोक्विनोन इसको जो है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स के पास लेके जाता है जिसको हमने नाम दिया B6F कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे पास किसके बना होता है, हमारे प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम से बना होता है। साइटोक्रोम हमारे पास कौन कौन से होते हैं, साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F, ये आपको लिखा हुआ दिया हुआ है B6F। आपके पास साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F के कॉम्प्लेक्स के पास आपके पास ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, फिर वो इन टर्न इस इलेक्ट्रॉन को किसके पास लेके जाता है, प्लास्टोसाइनिन के पास। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आपके पास B6F के पास, यानी हमारे पास प्लास्टो साइटोक्रोम के कॉम्प्लेक्स के पास जो है आता है, तब उसके पास क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है। एटीपी कैसे जनरेट होता है वो आपको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे बस यहाँ समझें कि यहाँ पे ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इसको प्लास्टोसाइनिन के पास प्रेजेंट कर देती है और प्लास्टोसाइनिन इंटर्न इसको किसके पास, फोटो सिस्टम 1 की तरफ भेज देता है। फोटो सिस्टम 1 की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास P700 होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर सेंसिटिव किस लाइट पे होता है, P700 नैनोमीटर की लाइट पे, यानी हमारे पास 700 नैनोमीटर की लाइट पे। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है, ये जब इधर पहुंचता है
हमारे पास जब पहुंचता है फोटो सिस्टम नंबर 1 की तरफ, तो ये यहाँ पे भी स्टेबल नहीं रहता। यहाँ पे भी उसको जो है जो फोटो सिस्टम हमारे पास 1 है वो इसको स्टेबल नहीं रहने देती, और इसको हमारे पास किसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के में आगे ट्रांसफर कर देती है एक सब्सटेंस के पास जिसको हम कहते हैं फेरोडॉक्सिन। ठीक है, फेरोडॉक्सिन इसको ट्रांसफर कर देती है NADP रिडक्टेज के साथ, और वो रिडक्शन करती है, क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करता है NADP को इनटू NADPH। सही है, ये आपके पास बेसिकली प्रोसेस हो गया, और एंड में आपके पास क्या NADPH बन जाता है। अब देखें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एक होल बना है, गैप बना है, अब इसको क्या करते हैं, इस गैप को पूरा करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होता है, वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं उनको जो है इस फोटो सिस्टम के पास दे देता है, और फोटो सिस्टम हमारे पास स्टेबल हो जाता है। ठीक है, आपके पास वापस जो है अगले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए जरूरी है। और इसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारे पास क्या करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आगे हमारे पास रिएक्ट करते हैं, जैसे OH माइनस, या फिर मैं पहले आपको वाटर की लिबरेशन बताती हूँ। पहले वाटर जो है, आपने वाटर को ब्रेक डाउन किया, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया, आपके पास हाइड्रोजन आयन I+4 इलेक्ट्रॉन आ गए, और आपके पास साथ साथ आ गया हमारे पास आ गया हाइड्रोक्सिल। ठीक है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यूजुअली इसको कंपेंसेट करते हैं फोटो सिस्टम 1 को, और इसको वापस स्टेबल स्टेट में लाते हैं, क्योंकि इसी से आपके पास एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास फोटो सिस्टम में क्या काम करते हैं, ये जो है रिड्यूस होते हैं या फिर आगे रिएक्ट करके आपके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स वापस फॉर्म कर देते हैं, लेकिन कम वाटर के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। जैसे 2 मॉलिक्यूल्स अगर 4, देखिए आपके पास इनिशियल स्टेप में 4 यूज हुए हैं, लेकिन जो एंड में आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स बने वो 2 बने हैं, और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बने वो भी आपके पास 2 ही बने हैं। खैर, ये जो है इस तरह जो है जो एनर्जी गैप हमारे पास एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है वो हमारे पास खत्म हो जाता है। और इसके अलावा अगर हाइड्रोजन आयन की बात करें, वो आपके पास जो NADPH आप बनाते हैं तब यूज हो जाते हैं, तब यूटिलाइज हो जाते हैं। अगेन मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ कि हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया कि फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है। फोटो सिस्टम 2 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, और वो इनको कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट चेन, और हमारे पास ATP जनरेट करते हैं। फोटो सिस्टम 2 भी इस इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब करता है और इसको अपने पास नहीं रखता, इसको भी एक्साइट करके, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके या उस इलेक्ट्रॉन को यूज करके अपने इलेक्ट्रॉन को भी यूजुअली एक्साइट करके हमारे पास क्या करता है, फेरोडॉक्सिन को देता है। फेरोडॉक्सिन इसको NADP रिडक्टेज के साथ, मतलब NADP और H को की रिडक्शन में काम आती है, और जो है हमारे पास NADP रिडक्टेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में होती है और हमें NADPH दे देता है। ये हमारे पास बेसिकली फोटो सिस्टम 2 में प्रोसेस होता है। और ATP हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होता है, ATP हमारे पास केमियोस्मोसिस के जरिए प्रोड्यूस होता है। जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास गुजर रहा होता है तब जो है हमारे पास ये ATP बेसिकली जनरेट होता है, और ये ATP आपके पास आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में काम होता है इन द केल्विन साइकिल। सही है, ये आपके पास यूजुअली प्रोसेस आ गया फोटो लाइट रिएक्शंस का। ये प्रोसेस इंतहाई इंपॉर्टेंट, इसमें ज़्यादा रिएक्शंस भी हैं, और ये चैप्टर भी आपके पास खासा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स की। आपके पास बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर है, तो ये आपके पास जो है रिएक्शंस बेस्ड ही होगा, क्योंकि आपके पास एनर्जी रिलेशनशिप्स आपके पास सेलुलर लाइफ के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी जेड स्कीम की नाम दिया जाए कि ये जेड स्कीम कहें नहीं तो सही होगा, क्योंकि देखें आपके पास जिग-जैग पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक जिग-जैग पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस वजह से इस स्कीम को, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हमने क्या दिया, जेड स्कीम का नाम दिया। आपको समझ आ गया कि हमारे पास लाइट रिएक्शन था। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे पास ATP होते हैं और NADPH होते हैं। ATP और NADPH आगे हमारे पास केल्विन साइकिल में यूटिलाइज होता है। इसमें 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इसके साथ हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, एक्सेप्टर्स, उसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास इन्वॉल्व होती है। अगर हम लोग एंजाइम्स की बात करें, ये हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करें, हमारे पास प्लास्टोक्यूनॉन होता है वो आपके पास, और उससे पहले हम लोग फियोफाइटिन होते हैं।
वो दोनों मिलके हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनाते हैं। फिर इसको हमारे पास नेक्स्ट एक्सेप्टर्स की तरफ फॉलो कर देते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट डाउनहिल होने लगती है, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी लूज करते जाता है, और वो एनर्जी जो लूज करता है वो आपके पास एटीपी की फॉर्मेशन में काम करती है। आपको किस तरह करती है कि आपके पास जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप है वो आपके पास रिएक्ट करके एटीपी फॉर्म करते हैं। क्योंकि मैंने पहले आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया कि एटीपी फॉर्मेशन आपके पास एक एंड्रोजेनिक प्रोसेस है, इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये एनर्जी आपको कौन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। और ये अगर ये बात करें, ये हमारे पास बेसिकली लिंक है बिटवीन द नॉन लिविंग वर्ल्ड एंड लिविंग वर्ल्ड। ये मतलब हमारे पास जो फोटोफॉस्फोरेशन का प्रोसेस है, ये आपके पास एक लिंक है फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड टू द नॉन लिविंग वर्ल्ड। खैर, ये हमारे पास आ गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। अब जो है हमने नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करनी है वो हमने करनी है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन क्या होती है, और ये किस सेंस में हमारे पास डिफर करती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के। तो ये देखें, आपके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन आ गया, और इसमें यूजुअली होता क्या है आपको मैं बताती हूँ कि हमें पास होता क्या है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात बताती हूँ कि इसको साइकिल क्यों कहा गया। क्योंकि देखें, अगर आप बात करें, जो इलेक्ट्रॉन आपके पास रिलीज होता है बाय द फोटो सिस्टम 2 आपके पास नॉन साइक्लिक में, वो वापस नहीं आता है आपके पास। आपके पास बेशक से वाटर से आता है, लेकिन आपके पास वो वापस नहीं आता। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 जो है यूजुअली इन्वॉल्व होता है, यानी हमारे पास P700 जो है इन्वॉल्व होता है। फोटो सिस्टम जो 700 नैनोमीटर पे सेंसिटिव है, वो जो है यूज होता है, यूटिलाइज होता है, और जो नहीं है इसका इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ आता है। यूजुअली आपके पास तब होता है जब आपके पास होती है ब्लॉकेज ऑफ 680, यानी आपके जब फोटो सिस्टम 2 की ब्लॉकेज होती है, तब ये आपके पास यूजुअली अकर करता है। अगर इसके स्टेप की बात की जाए कि हमारे पास स्टेप्स में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास आया फोटोन, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आया फोटोन, ठीक है। फोटोन ने जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया, मतलब क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी की स्टेट की तरफ किया, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वापस नहीं आते अपने लोअर एनर्जी की स्टेट की तरफ, रादर ये जो है ऊपर चले जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं इनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको FD में ट्रांसफ़र कर देता है, यानी हमारे पास पैराडॉक्सिन की तरफ ले आता है। और जब पैराडॉक्सिन इसको इंटर्न हमारे पास जो है अदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ भेजे थे, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। जैसे ही साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से वो फोटोसाइनिन की तरफ आता है, जो फाइटोसाइनिन की तरफ आता है, ये तब हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास क्या रिजल्ट करता है, हमें कीमोऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए एटीपी जनरेट करता है। और जो नहीं इलेक्ट्रॉन जैसे नीचे नीचे आता जाता है, इसकी एनर्जी कम होती जाती है। वो एनर्जी आपके पास किस लिए यूज होती है, एटीपी फॉर्मेशन की, और पोटेंशियल इसका जूं जूं कम होता है, आपके पास एनर्जी रिलीज होती है इन द एटीपी, और आपके पास कीमोऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें फोटो सिस्टम 1 पे, हमारे पास वापस इलेक्ट्रॉन आ गया, इस वजह से देखिए आपके पास एक साइकिल बन गई है। इस प्रोसेस को इस वजह से हमने साइक्लिक प्रोसेस का नाम दिया। अब वापस मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। हमारे पास ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट फॉल करती है फोटो सिस्टम 1 पर, इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 2 नहीं इन्वॉल्व होता है। यूजुअली ये हमारे पास जो है बहुत रेयर केसेस में होता है, ये आपके पास होता नहीं। यूजुअली आपके पास जो है नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में आपके पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ही होती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपके पास बहुत रेयर केसेस में एग्जिस्ट करती है। खैर, आपके पास फोटो सिस्टम 1 की तरफ फोटोन जो आता है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को एक्साइट करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको लेता है, इसको फिर फेराडॉक्सिन की तरफ हमारे पास ट्रांसफर कर देता है। फेराडॉक्सिन के बाद हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर ये जो है जब जैसे ही साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन की तरफ आता है, प्लास्टोसाइनिन की तरफ आपके पास आता है, तो एटीपी हमारे पास जनरेट करता है। जब ये इस प्रोसेस से डाउनहिल मूवमेंट इसकी जब होती है, जब इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन की नीचे आती जाती है, तो हमारे पास जो है एनर्जी इसकी जो है लूज होती जाती है। वो एनर्जी आपके पास किस लिए यूज़ होती है, एटीपी फॉर्मेशन के लिए आपके पास यूज़ होती है। हमने ये पढ़ लिया। अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है कि हमारे पास
कंडीशन क्या है कि हमारे पास साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे, क्योंकि मैंने आपको बोला ये रेयर होता है, ज़्यादातर आपके पास नहीं होता। तो अगर इसकी बात की जाए तो हमारे पास ये यूजुअली तब होता है जब हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन कम हो। ठीक है, आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन कम हो तब आपके पास ये होता है। लेस एटीपी प्रोडक्शन की वजह से आपके पास स्लो रेट ऑफ केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल में स्लो रेट कैसे होगा कि हमारे पास उसमें दो केसेस आ जाते हैं कि अगर इसमें स्लो रेट होता है, हमारे पास जो NADP है H होता है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज नहीं होता है NADP में। ठीक है, आपको मैं जब बताऊंगी कि जब केल्विन साइकिल डिस्कस करेंगे आप देखेंगे कैसे NADPH वापस हमारे पास NADP फॉर्म करता है। NADPH आपके पास किस में फॉर्म हुआ था? नॉन साइक्लिक में। लेकिन इसमें याद रखें आपके पास सिर्फ ATP बनता है, ना वाटर बनता है, ना NADPH बनता है। ठीक है, आपके पास तो अगर हमारे पास किन कंडीशंस में होता है, जब हमारे पास लेस ATP प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। दूसरा हमारे पास जब हमारे पास स्लो रेट होता है केल्विन साइकिल का, और हमारे पास क्या होता है उसमें जो है NADPH हमारे पास ऑक्सीडाइज नहीं होता NADP में। और जो दूसरी चीज़ हमने बोला कि हमारे पास जो नहीं है ATP होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइमेटिक सेल्स वगैरह के लिए भी रिक्वायर होता है उनकी एक्टिविटी वगैरह की, इस वजह से हमारे पास जो है केल्विन साइकिल में जो ATP होता है वो कम पहुँचता है, तो इस वजह से भी आपके पास हो जाता है। और लास्ट में जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होती है वो आपके पास केल्विन साइकिल को अफेक्ट करती है और हमारे पास ये जो है साइक्लिक होती है। तो आप देखें कैसे हमारे पास जो केल्विन साइकिल है वो इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे को किस पर, हमारे पास इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या हमारे पास एक लाइट डिपेंडेंट फेज को कैसे इन लाइट इंडिपेंडेंट फेज कोरिलेट कर रहा है। अब अगर हम बात करें, अगर हमने जो है फोटोफॉस्फोरिलेशन या फिर हमने फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस करना है तो हमारे पास क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायरमेंट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए होता है ADP और उसके साथ आपको चाहिए होता है ऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये जो एंजाइम्स आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के तौर पे काम कर रहे हैं वो रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा हमें साथ साथ रिक्वायर होता है वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल के बाद साथ साथ हमारे पास क्या रिक्वायर होता है, हमें फोटोन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अगर हम प्रोडक्ट्स की बात की जाए, प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास ATP आता है, NADPH आता है, और फाइनली हमारे पास क्या आता है, फाइनली हमारे पास इस रिएक्शन के बेसिस पे वाटर, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आता है जो कि हमारे पास वाटर की तरफ से आता है। तो आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास ATP और ऑर्गेनिक फॉस्फेट होना चाहिए, फोटो सिस्टम्स होने चाहिए, एंजाइम्स होने चाहिए, वाटर होना चाहिए और फोटोन होना चाहिए। और जबकि हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ATP NADPH आपके पास यूजुअली प्रोडक्ट होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा बेसिकली यहीं पे एंड करता है, लेकिन हम इसको यहाँ एंड नहीं करते हैं क्योंकि जो है आगे मैं आपको थोड़ा और एक्सटेंशन देती हूँ। वो बेशक से आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आप पढ़ लें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर पेपर में आपके पास आ जाता है कंपैरिजन बिटवीन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अगर हम देखें साइक्लिक में हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया, हमारे पास P7 हमारे पास क्या होता है, फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और जब नॉन साइक्लिक में देखें तो आपके पास दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, PS1 एज वेल एज PS2। दूसरी डिफरेंस आप देखें तो हमारे पास जो रिएक्शन सेंटर होता है जहाँ पे बेसिक रिएक्शन होता है वो हमारे पास P700 होता है, यानी हमारे पास फोटो सिस्टम 1 होता है इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करें, जो हमारे पास रिएक्शन सेंटर होता है वो P680 होता है, यानी हमारे पास जो है रिएक्शन सेंटर हमारे पास फोटो सिस्टम 2 होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होते हैं वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो वापस फोटो सिस्टम की तरफ नहीं आते हैं। इसमें जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता साइक्लिक वाले में, लेकिन आपके पास फोटोलाइसिस का प्रोसेस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में तो होता है, क्योंकि हमें जो है उनको स्टेबल करना पड़ता है। और जो नहीं है वो जो है किस तरह स्टेबल होते हैं, वो हमारे पास वाटर के ब्रेकडाउन से, इलेक्ट्रॉन के रिलीज से और इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने से वापस हमारे पास क्लोरोफिल स्टेबल होते हैं ताकि वो अगले रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, हमारे पास जो है फोटोलाइसिस जो नहीं होती है, नहीं होती है साइक्लिक में, और होती है हमारे पास
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। हमारे पास इस प्रोसेस में सिर्फ एटीपी बनता है, साइक्लिक वही बात। और अगर हम लोग नॉन साइक्लिक की बात करें, हमारे पास एटीपी बनता है, एडीपीएस बनता है और हाइड्रोजन आयंस भी बनते हैं। फिर फॉस्फोरिलेशन में हमारे पास क्या होता है, 2 प्लेसेस में होता है, यानी फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में। और जो है ये हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक प्लेस पे होता है। फिर हमारे पास जो है इसमें जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की ज़रूरत नहीं है कि हम मतलब हमें जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनर की बात कैसे की, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फोटोसिस्टम टू को, इसको ज़रूरत नहीं है। इसमें खुद लाइट जो है वही एक्साइटेशन करती है और वही इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है। और इसमें जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर की ज़रूरत होती है, यूजुअली वो हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो साइक्लिक होता है रिएक्शन होता है, वो हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी है। डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया आपके पास सेंसिटिव होता है, जबकि दूसरा वाला हमारे पास जो है डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया के सेंसिटिव नहीं होता। खैर, ये आपके पास 2 किस्म में सारे डिफरेंस आ गए। मैंने आपको 8 डिफरेंस बता दिया, कंपैरिजन बता दिया। डायग्राम्स आप इसमें ज़्यादा देखें, क्योंकि अगर आपको डायग्राम आ गई है तो आप खुद भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है इन सेंस, आप अगर डायग्राम्स भी देखें, और आप केमिस्ट्री के भी अच्छे स्टूडेंट हैं। अगर नहीं अच्छे स्टूडेंट हैं तो खैर आपको मैं साथ साथ केमिस्ट्री के भी टर्म्स बताती जा रही हूँ। और अगर आप थोड़ी देर पहले जो है दूसरे चैप्टर्स पढ़ लें हाइड्रोकार्बन्स वगैरह के, तो आपके लिए चैप्टर्स जो है आसान लगेंगे। और जो है इनको जो है लेक्चर को बार बार लें। लाइट रिएक्शन आपके पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसमें स्पेसिफिकली आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन इंतहाई अहमियत का हामिल है, और डिटेल में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, और एमसीक्यूज में भी आ जाता है आपके पास अक्सर पेपर में। लेकिन अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक की, वो आपके पास साइक्लिक की बात करें तो वो मतलब हमारे पास इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना नॉन साइक्लिक है। उसको ना छोड़ें और साइक्लिक को भी ना छोड़ें, और कोशिश करें कि इस टॉपिक को बार बार देखें ताकि आपको समझ आए। और आपको समझ आएगा तो फिर आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और समझ के पढ़ें। क्योंकि चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, ये आपके कोई रटाफिकेशन के बेस पे नहीं है। आप जो है इसमें देखें कि आपके पास कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली जो है आप इस साइकिल को ज़रूर प्रैक्टिस करें। ये नहीं सोचें कि आपने देख ली तो आपको आ जाएगी, नहीं आएगी, और बल्कि उल्टा मिक्स होगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की भी होगी। खैर, और वो आप इस तरह आपके क्वेश्चंस भी गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पास्ट पेपर से कंसिडर करें, घर वालों के साथ डिस्कस करें, बड़ी बहन है, भाई है, उनसे डिस्कस करें कि ये होता क्या है, क्योंकि डिस्कस की भी चीज़ आपको अक्सर याद रह जाती है। ये टॉपिक बार बार डिस्कस करें। मेरी तरफ से आज तक इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।